क्या ओरल सेक्स, एनल सेक्स या किस करने से एड्स फैल सकता है? क्या सेक्स के दौरान कॉन्डोम के डैमेज होने से या फटने से भी एड्स फैल सकता है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? क्या टैटू बनवाने से, कान और नाक बिंदवाने से भी एड्स फैल सकता है? क्या लेस्बियन लड़कियां सेक्स के दौरान एक दूसरे को एड्स कर सकती हैं? क्या आप एक से ज्यादा व्यक्ति से सेक्स कर रहे हो? 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स कर लिया है जिसको एड्स है या जिसके एड्स के स्टेटस के बारे में आप जानते ही नहीं है? क्या पसीने और आंसुओं से भी एड्स फैल सकता है? क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहे हो या करने जा रहे हो जिसका आपको पता ही नहीं उसे एड्स है या नहीं? क्या आंख में एड्स के मरीज के वीर्य या खून के छींटे गिरने से भी एड्स फैल सकता है? क्या एड्स से ग्रसित व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति सेक्स कर सकता है और कैसे? अभी एड्स के इलाज में क्या क्या नई अपडेट्स हैं ये आप जानेंगे अभी मेरे लेक्चर में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड एड्स डे के उपलक्ष्य में ये वीडियो सब तक पहुंचे और सबको इस विषय की जानकारी हो सके। क्या पसीने और आंसुओं से भी एड्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि केवल खून से, वीर्य से या वीर्य से पहले लिंग में से निकलने वाले प्री सेमिनल फ्लूइड से, रेक्टल फ्लूइड से जो एनस में से निकलता है, वेजिनल फ्लूइड्स में से जो वेजाइना से निकलता है और ब्रेस्ट मिल्क, मां के दूध से ही एड्स एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति को इस फ्लूइड्स के जरिए हो सकता है यदि ये सारे फ्लूइड्स किसी हेल्दी व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएं या फिर कोई जानबूझकर इनको उसके अंदर इंजेक्ट कर दे नीडल के थ्रू। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, अब सेक्स के दौरान सीमन से एड्स इसीलिए फैलता है क्योंकि वेजाइना की और जो एनस की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो इतनी पतली होती हैं कि जो खून से लदा हुआ या एड्स के वायरस का लदा हुआ जो फ्लूइड है यदि उस एपिथेलियम के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत वो एड्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। क्या टैटू के बनवाने से, कान नाक बिंदवाने से भी एड्स हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम लोग टैटू बनवाते हैं, जब भी हम लोग कान या नाक बिंदवाने के लिए जाते हैं तो हमारी एपिथेलियम को, हमारे टिश्यूज को पेनिट्रेट करता है टैटू बनाने वाले का इक्विपमेंट या फिर कान नाक जो बीनता है उसका इक्विपमेंट या नीडल, जिसकी वजह से यदि एक लड़की और एक लड़के को एड्स है या HIV पॉजिटिव वो है तो उसका वायरस उस नीडल पर आ जाता है और वो नीडल और वो इक्विपमेंट जब दूसरे व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति को उसी से उसको कान नाक बिंदवाने के लिए जाता है या फिर उसके टैटू बनवाने के लिए जाता है तो उसका ब्लड उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो अगली बार जब आप कान नाक बिंदवाने जाएं या टैटू बनवाने जाएं तो केवल लाइसेंस वाले व्यक्ति के पास, जिसका इससे लाइसेंस हो, जिसका इसके पास, उसी से टैटू बनवाने जाएं या फिर कान नाक बिंदवाने से पहले उस व्यक्ति को कहें, उस प्रोफेशनल को कहें कि इसको, इस नीडल को अच्छे से स्टरलाइज कर दे, साफ नहीं स्टरलाइज कर दे ताकि सारे कीटाणु और वायरस जो उस नीडल पे हैं वो मर जाएं। क्या ओरल सेक्स करने से, एनल सेक्स करने से और किस करने से भी एड्स फैल सकता है? अक्सर हम ये सोचते हैं, हमारे मन में धारणा है कि वेजिनल सेक्स करने से ही एड्स का वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओरल सेक्स, एनल सेक्स करने से भी आपको एड्स फैल सकता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो सलाइवा में जो हमारा थूक होता है उसके अंदर एड्स का वायरस नहीं होता या उसको मारने के लिए हमारे पास प्राकृतिक एंजाइम्स एड्स से, वायरस से लड़ने के लिए दिए हुए हैं भगवान ने, लेकिन कई बार हमारे मसूड़ों में से खून आता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं हमारे, या फिर मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, जिस वजह से जो बॉडी में एड्स का वायरस है वो थूक में आ सकता है, सलाइवा में आ सकता है। और अगर आप अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स कर रहे हैं तो आपसे लड़के को और लड़के से महिला को या लड़की को एड्स का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है ओरल सेक्स के थ्रू। एनल सेक्स के बारे में सुनिए। एनल सेक्स में एड्स का वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस वेजिनल सेक्स से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एपिथेलियम होती है, वो वेजाइना से भी पतली होती है, जिस वजह से अगर व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स कर रहा है और उनमें से एक HIV पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एड्स का खतरा हो सकता है, HIV ट्रांसफर होने का खतरा हो सकता है। क्या किस करने से एक दूसरे को एड्स फैल सकता है? प्रैक्टिकली बहुत रेयर है, लेकिन थियोरेटिकली यस। जो उल्टी का पदार्थ होता है, वॉमिट, सलाइवा, हमारा थूक, फीसेस, जो हम सॉलिड वेस्ट पास करते हैं, एक तो हम यूरिन करते हैं, एक सॉलिड वेस्ट पास करते हैं, फेसेस, टीयर्स, आंसू हमारे, पसीना और यूरिन, मूत्र,
इनसे एक दूसरे को एड्स फैलने का खतरा ना के बराबर है। कब तक? जब तक इनके अंदर खून मिक्स नहीं हुआ है। यदि उल्टी के अंदर, थूक के अंदर, फीसिस के अंदर, आंसुओं के अंदर, पसीने के अंदर, मूत्र यानी यूरिन के अंदर आपका खून मिक्स है, जिस व्यक्ति को एचआईवी है, एड्स है, तो उस लिक्विड से, उस फ्लूइड से, उस वेस्ट से भी दूसरे व्यक्ति को एड्स हो सकता है, यदि उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्लड उस चीज के साथ, इंफेक्टेड चीज के साथ कांटेक्ट में आ जाए। तो इसीलिए किस करने से एक दूसरे को, ओपन माउथ किस करने से भी एक दूसरे को एड्स फैल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। क्या आंख में एड्स के मरीज के या एचआईवी पॉजिटिव मरीज के वीर्य गिरने से या खून के छींटे गिरने से उसको एड्स हो सकता है? यस, कई ऐसे केसेस देखे गए हैं, क्योंकि हमारी जो आंख की मेम्ब्रेन है, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, आंख के ऊपर झिल्ली है, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। और जो डॉक्टर्स या जो नर्सेज एड्स पेशेंट के अगर सर्जरी कर रही है, एड्स के पेशेंट के, हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट की सर्जरी कर रही है, उनको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि आपने आई गोगल्स पहनने हैं ताकि उसका खून आपकी आंखों में ना गिरे। अगर ऐसे व्यक्ति का खून या वीर्य आपकी आंखों में गिर जाता है तो आपको भी एड्स या एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आजकल जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, जिस वजह से लड़का और लड़की को एक दूसरे से एड्स होने का खतरा बढ़ गया है। क्या लेस्बियंस आजकल, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बदलती जा रही है, जिसमें गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स, जो ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, या फिर ये इस तरह के सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बढ़ गए हैं। एक लड़की यदि दूसरी लड़की से सेक्सुअल कांटेक्ट कर रही है, सेक्स कर रही है, वो लेस्बियंस हैं, तो वो भी एक दूसरे को एचआईवी ट्रांसफर कर सकती हैं। कैसे? सेक्स टॉयज का अगर वो इस्तेमाल करती हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट्स का अगर वो इस्तेमाल करती हैं, तो उसके थ्रू एक दूसरे को एचआईवी ट्रांसफर कर सकती हैं। यदि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रग्स लेती हैं, इंट्रावेनस आईवी ड्रग्स लेती हैं, और उनमें से एक एचआईवी पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को एचआईवी ट्रांसफर कर सकती हैं। यदि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ ओरल सेक्स करती हैं, जिसे कनीलिंगस बोलते हैं, ऐसे में यदि एक लड़की के वेजाइना का ब्लड दूसरी लड़की के सलाइवा या वेजाइना में एंटर हो जाता है, तो उन दोनों लड़कियों में भी आपस में एचआईवी का ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा यदि उनमें से एक लड़की को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी है, ऐसी सिचुएशन में भी एक लड़की दूसरी लड़की को लेस्बियन सेक्स के दौरान एचआईवी ट्रांसफर कर सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अपनी क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस नाम की बीमारियां आती हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये वो दवाइयां हैं जिनको एचआईवी नहीं है। सपोज कीजिए हम यहाँ बैठे हैं, भगवान करे हमें किसी को एचआईवी ना हो, हम लोग एचआईवी नेगेटिव हैं। ये वो दवाइयां हैं जो हम लोगों को लेनी है यदि हमें रिस्क है एचआईवी हो जाने का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ। क्योंकि कई बार हमारे पार्टनर्स को, हमारे पति को, हमारे बॉयफ्रेंड को, या फिर हमारे दोस्त को जिसके साथ हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, उसको एचआईवी हो सकता है, हमें उसके एचआईवी स्टेटस का पता ही नहीं। तो ये वो दवाइयां हैं जो उन व्यक्तियों को लेनी है। जैसे अगर मैं इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहा हूं तो मेरे को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए। ये वो दवाइयां हैं जो एचआईवी होने से बचाती हैं। अगर मेरे अंदर एचआईवी का वायरस एंटर भी कर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वो मुझे बीमारी नहीं कर पाएगा। कितने दिन में? अगर ये दवाइयां आप शुरू करते हैं तो 7 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी तैयार हो जाती है किसी के साथ भी वेजिनल या एनल सेक्स करने के लिए। अगर आपको डर है कि सामने वाले व्यक्ति का आपको एचआईवी स्टेटस नहीं पता या उसे एचआईवी हो, तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं। या फिर एचआईवी जिसके अंदर डिटेक्टेबल हो, मान लो किसी के अंदर एचआईवी डिटेक्टेबल है, वायरस लोड डिटेक्टेबल है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप सेक्स करने के लिए जा रहे हैं या कोई संबंध रखते हैं, नीडल शेयर करते हैं, तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं। यदि आप अपनी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में कंडोम यूज नहीं करते हैं, यदि आपका पार्टनर जिसका आपको नहीं पता कि एचआईवी स्टेटस क्या है, वो एड्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जरूर ले लेनी चाहिए। यदि आपको पिछले 6 महीने के अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डायग्नोस हुई है, कि आपको क्लेमाइडियोसिस डायग्नोसिस हुई है, या फिर आपको सिफिलिस डायग्नोस हुई है, या फिर आपको गोनोरिया डायग्नोस हुआ है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दवाइयां वो लेनी चाहिए जिससे आपको एड्स ना हो। यदि आपको नीडल सिरिंजेस के बीच घिरे रहते हैं और आपको लगता है कि कभी भी आपको प्रिक हो सकता है या आपको उससे एचआईवी हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं,
आजकल ये सिचुएशन बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में भी और फॉरेन में भी कि एक लड़की कई लड़कों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखती है या एक लड़का कई लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है, जिसकी वजह से आपस में HIV फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उस सेक्सुअली एक्टिव ग्रुप में अगर कोई एक भी HIV पॉजिटिव है तो पूरे ग्रुप को HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं तो भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अपनानी चाहिए। अगर आपका पार्टनर या लड़की हो या लड़का शराब पीकर या ड्रग्स के नशे में आपके साथ सेक्स करता है, ऐसे में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जरूर अपनानी चाहिए। ये कहां तक इफेक्टिव है? 99% तो ये सेक्स के केस में इफेक्टिव है। यदि आपको सिर्फ सेक्स ही करना है तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से 99% तक सेफ हैं। यदि आप ड्रग्स लेते हैं एक दूसरे के साथ, 74% यू आर सेफ इफ यू आर ऑन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स ऑफ दिस HIV है। ये डेली लेनी है 7 से 20 दिन तक, तो आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मिल सकता है। जो सेक्सुअली एक्टिव मेन हैं, जो लड़कों के लिए या फिर जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर समझते हो ना, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जो दवाई लेनी है वो है टेनोफोविर एलाफिनामाइड 25 mg की प्लस एमीट्रिसाटाबीन 200 mg, एक टैबलेट डेली लेनी है सेक्सुअली एक्टिव मेन को और ट्रांसजेंडर्स को। अगर बच्चा है तो उसके अंदर डोज को कम किया जा सकता है। किस व्यक्ति को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेनी है? जिस व्यक्ति के अंदर कंफर्म्ड HIV है। यदि मेरे अंदर HIV कंफर्म्ड है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं, मैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लिया तो जो मैं एड्स की दवाइयां कभी खाऊंगा तो वो मेरे ऊपर असर नहीं करेंगी, मेरा HIV उन दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं एक्यूट HIV के एक्यूट सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होना, पसीना आना, थकावट रहना, दिल की धड़कन तेज होना, ब्रेथलेसनेस होना, सिर दर्द होना, तो जो आम दस्त लगना, पेट में दर्द होना, इस तरह के जो सिम्टम्स अगर आपको एक्यूट HIV के आ रहे हैं पिछले 6 महीने से, तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेना। यदि आपकी रीनल फंक्शंस, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेना। यदि आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप अनविलिंग है, मन नहीं करता आपको कि मैं शायद आगे छोड़ दूं, ऐसी स्थिति में भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेना। यदि आप PEP के जो प्रेप है इसके शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को, तो भी ऐसी स्थिति में आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं लेना। तो ये तो वो दवाइयां थी जो आपको एड्स होने से पहले लेनी थी प्री एक्सपोजर कि अभी आप उसके संपर्क में आए नहीं हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये कब करना है आपने? यदि आपका सेक्स करते हुए आपको ये नहीं पता है कि आपके पार्टनर को HIV है या नहीं, जिसके साथ अभी सेक्स करके आए हैं उसको HIV है या नहीं, या उसको HIV है हमें कंफर्म्ड पता है कि भाई हाँ इसको HIV था या हमें पता ही नहीं, ऐसी स्थिति में अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स, विदाउट कॉन्डोम सेक्स, ओरल सेक्स कराई हैं, एनल सेक्स कराए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है। यदि सेक्स करते हुए आप कॉन्डोम का प्रयोग कर रहे हैं और कॉन्डोम बीच में ब्रेक हो गया है, ऐसी स्थिति में भी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करना है। यदि आपका पार्टनर कंफर्म्ड HIV है और आपने उससे गलती से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, ऐसी स्थिति में भी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है। ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है 2 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर 72 घंटे से आपने लेट कर दिया तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, वायरस आपके अंदर एंटर कर चुका है और 72 घंटे तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको HIV इन्फेक्शन और एड्स होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने एनल और वेजिनल सेक्स कर लिया है बिना कॉन्डोम के तो आपको लेनी है। अगर सेक्स के दौरान कॉन्डोम ब्रेक हो गया तो आपको लेना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि दोनों का HIV स्टेटस क्या है तो आपको लेना है। यदि आपके पार्टनर ने कभी आज तक HIV चेक नहीं करवाया तो आपको ये दवाई लेनी है। सेक्सुअल असॉल्ट, आजकल लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। घर में ही या पड़ोस में या कहीं और जब वो सोसाइटी में जाती हैं तो कहीं भी उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाता है, कुछ भी उनके साथ बदतमीज़ी हो जाती है और सेक्सुअल रिलेशंस बना लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़की बेशक चुप हो जाए लेकिन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में भी अगर आपको पता लग गया है कि भाई हाँ मेरे साथ ये सेक्सुअल रिलेशन बना लिए गए हैं ज़बरदस्ती विदाउट प्रोटेक्शन, तो भी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू करना है। यदि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपको नीडल लग गई है किसी अननोन पर्सन की, आपको पता ही नहीं उसको एड्स था या नहीं, सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट वेदर दिस पर्सन इज एबल और अनेबल टू ट्रांसमिट अस द HIV इन्फेक्शन और नॉट।
तो इसीलिए आप लोग जो भी सेक्सुअल रिलेशंस में हैं अपने पार्टनर का टेस्ट जरूर कराएं, और अगर आपको स्टेटस नहीं पता है तो आप कंटिन्यूअसली रिस्क में है कि आपको भी HIV हो सकता है। कौन सी मेडिसिन हैं एडल्ट्स के लिए? इसमें टीनोफोवीर और एमिट्रिसेटाबिन सेम प्री एक्सपोजर वाली हैं, इसमें हम एक टैबलेट ऐड कर देते हैं। मैनी रीजंस आर देयर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस, बट मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन रूट इज सेक्स एंड IV ड्रग अब्यूज नाउअडेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपको किसी का ब्लड चढ़ा दें, जब आपके अंदर खून कम हो जाता है तो कहते हैं इसको खून चढ़ा दो, अगर आपको खून चढ़ा दिया जाए और सामने वाले व्यक्ति के खून में HIV वायरस प्रेजेंट है तो भी आपको HIV हो सकता है। कुल मिला के ये मान लो कि जो वायरस है वो 1 मीटर से 100 करोड़ गुना छोटा है। 1 मीटर होता है ना, उससे 100 करोड़ गुना छोटा है, और उसको आपकी बॉडी में सिर्फ एंट्री करने का इंतजार है। इन्फेक्टेड रेजर से भी आपको HIV हो सकता है। तो इसमें जो जो मेडिसिन मैंने आपको बताई कौन सी दे सकते हैं, कितने दिन लेनी है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का 28 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर आप ये श्योर हो सकते हैं कि भाई हाँ मेरे को अब HIV नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको हर 3 महीने में अपना HIV टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपको HIV नहीं है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नोजिया, उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द होना, बेचैनी रहना, या फिर बीमार महसूस करना, हेडेक होना, ये सब लक्षण रहेंगे उसके पोस्ट एक्सपोजर के भी और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मुझे लगता है ऐसे कोई खास लक्षण नहीं है, आप ये सेफली ले सकते हैं, सभी दवाइयों के होते हैं। क्या एड्स से ग्रसित मरीज के साथ, जिसको हमें पता है कि इसको एड्स है, क्या उसके साथ सेक्स किया जा सकता है? कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जी मेरे पति को एड्स है, कि मेरे जिसको मैं छोड़ नहीं सकती उसको एड्स है, लेकिन मुझे तो उसके साथ ही रहना है, सेक्सुअल रिलेशन भी रखना है। यस, यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद एन एड्स पेशेंट। कब? यदि पहली बात तो ये है कि आप अपने पार्टनर को बताएं। अगर आपके पार्टनर को एड्स है तो वो बताए कि भाई मुझे एड्स है, और अगर आपको है तो आप बताएं अपने पार्टनर को कि जी भाई मुझे एड्स है। दूसरा, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है या HIV पॉजिटिव हो पाया गया है तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर काउंसलिंग करवाए, और ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स जो सरकारी अस्पताल पे खोले हुए हैं वहाँ जाए, जिसकी उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और उसको इलाज में मुफ्त दिया जाएगा, और इलाज के रूप में उसको एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये ART क्या करती है कि जो आपका एड्स का वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो गया है उसको मल्टीप्लाई करने से रोकती है। सपोज करो कि मेरे को एड्स पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव होने के बाद 10 साल बाद मरना था, तो ये जो दवाइयां हैं मेरे को 30 साल 40 साल और जिंदा रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वायरस को सप्रेस कर दिया, उस वायरस को ये बढ़ने नहीं देती आगे। अगर मैं बीच में गोली छोड़ दूंगा 10 दिन 5 दिन 1 दिन तो ये वायरस दोबारा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसलिए डेली खानी होती है। लेकिन वायरस जो है, वायरल लोड जो है वो अनडिटेक्टेबल भी आ जाता है, बिल्कुल जीरो भी आ जाता है, जिस वजह से अगर 1 से 6 महीने किसी व्यक्ति को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हुए आ गए और उसके अंदर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, वायरल लोड नहीं आ रहा है मशीन में, ऐसा व्यक्ति के साथ हम सेक्सुअल रिलेशंस कर सकते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि आपका पार्टनर, पति, बॉयफ्रेंड, दोस्त जिसके साथ आप सेक्स करते हैं या करती हैं, उसके साथ अगर उसको एड्स है तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेके उसके साथ रिलेशंस बना सकती हैं। कॉन्डोम्स का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एड्स ही ट्रांसमिट नहीं होता है सेक्स करने से, और भी कई बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लेमाइडियोसिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये भी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो कॉन्डोम तो आप हमेशा यूज करें ही करें। अगर दोनों HIV पॉजिटिव हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही HIV पॉजिटिव हैं, तो क्या वो एक दूसरे के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकती हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि HIV के स्ट्रेन अलग अलग होते हैं। तो जो स्ट्रेन है, मेरे अंदर वायरस कुछ हो रहा है, स्ट्रेन उसके अंदर वायरस कुछ हो रहा है, स्ट्रेन वो भी दवाई ले रही है, मैं भी दवाई ले रहा हूं। तो अगर हमने एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर लिया और उसका वायरस मेरे अंदर एंटर हो गया, मेरा वायरस उसके अंदर एंटर हो गया, तो जो हम दोनों दवाइयां ले रहे हैं वो काम नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपने कॉन्डोम का यूज करना है। इसके अलावा HIV पॉजिटिव पेशेंट क्या बच्चे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 1, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ऐसे में हम उसका सीमन कलेक्ट करके लेडी के अंदर इंप्लांट कर सकते हैं। एडॉप्शन,
बच्चा गोद ले सकता है HIV पॉजिटिव पेशेंट यूजिंग ए स्पर्म डोनर। तो स्पर्म डोनर्स होते हैं जो स्पर्म डोनेट कर देते हैं, वो स्पर्म डोनेट करके उसको प्रेग्नेंट किया जा सकता है यूजिंग सरोगेट मदर। थर्ड एक लेडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, उसे सरोगेट मदर कहते हैं कि वो अपने गर्भ में उनके बच्चे को पालती रहती है और 9 महीने बाद उसको बच्चे को हम उनको सौंप सकते हैं, उसे सरोगेसी कहते हैं। हम सरोगेट मदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पार्टनर्स ही चूज़ करें जो या तो HIV पॉजिटिव हैं या प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को HIV है, तो मैं हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाऊँ ही ना, मैं भी अपने जैसे ढूंढूं भाई, या तो उसको HIV हो या फिर उसके वो दवाइयाँ लेती हो जिससे उसको HIV ना हो। तो ऐसे पार्टनर्स को ढूंढना चाहिए। अभी एड्स के इलाज में क्या एडवांसमेंट हुई है? एड्स के लिए ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रही है, क्योंकि इससे जो एड्स का इलाज तो नहीं हुआ है लेकिन एड्स के मरीजों में एक उम्मीद हुई है। पहले जहाँ इसको जानलेवा ही मान लिया जाता था, भाई तुझे एड्स हो गया अब तू तो ख़त्म है, लेकिन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आने से उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, उन लोगों की लाइफ स्पैन भी बढ़ी है, वो लोग भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ये बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एक सरकारी अस्पताल में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स के नाम से चल रही है, जहां पर आप जाएंगे तो आपका टेस्ट भी होगा फ्री में, दवाइयां भी मिलेंगी अगर आप पॉजिटिव आए फ्री में, काउंसलिंग भी मिलेगी आपको फ्री में। लेकिन पहले तो आपको दूर ही रहना है इन सब रिलेशन से। और अगर आपका पार्टनर, आप जिसके साथ हैं, आपको नहीं पता है कि उसको एड्स है या नहीं है, या उसको एड्स है, तो आप बहुत बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में ले रही हैं। सो इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं है कि 10 लोग ही घूम रहे हैं और वही HIV पॉजिटिव है, इट इज़ बीइंग सर्कुलेटेड। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रीटमेंट एड्स की दुनिया में आई है उसको ट्रीट करने के लिए, वो है सेल ट्रांसप्लांट, जिससे कि अब तक मेरी नॉलेज के हिसाब से 3 या 4 पेशेंट्स को पूरी तरीके से, जिनको ल्यूकीमिया नाम की बीमारी भी थी, जिनको सेल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी, उनको पूरी तरीके से एड्स से क्योर किया गया है। लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि क्या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी जो इनको HIV पॉजिटिव हो गए हैं, क्या उनको भी ट्रीट किया जा सकता है, उनको भी फ्री किया जा सकता है एड्स से। लेकिन एज फार नाउ अब तक एड्स का पूरा इलाज उपलब्ध नहीं है। केवल एड्स को रोकने के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए इलाज है, या फिर एक दूसरे से फैलने के लिए ही अभी हमारे पास बैरियर मेथड्स हैं। तो एक दूसरे के यूटेंसिल्स शेयर करने से, बर्तन यूज़ करने से, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने से या टच करने से या एयर के माध्यम से ये एड्स नहीं फैलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पूछना हो तो बता दें।